नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी के ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे और कब हुआ था। एक ऐसा धमाका जिसने कुछ सेकंड में जापान के लाखों लोगों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। यह सुबह जापान के इतिहास में सबसे भयानक और दर्दनाक सुबह थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल को रवाना हो रहे थे। आम जिंदगी घरों और सड़कों पर रोज की तरह अपने अपने कामों में बिजी थी। लेकिन अचानक लोगों ने आसमान में कुछ गिरता हुआ देखा, जो कुछ सेकंड में जमीन पर आ गिरा, जिसमें जमीन को छूते ही एक बड़ा धमाका हुआ। चारों ओर केवल धुआं दिख रहा था, आग का एक बड़ा गोला दिख रहा था, चारों ओर तबाही दिख रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया है। उस समय इन एक्सप्लोजन पॉइंट्स का तापमान कुछ 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर आसमान से दूसरी तबाही जापान की धरती पर आ गिरी, जिसके बाद जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार में अपने हथियार डाल दिए और सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ। इस तरह दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब की तबाही और दूसरे विश्व युद्ध के भयानक अंत को देखा था। सेकेंड वर्ल्ड वार हुई ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर यह शुरू कैसे हुई। आखिर इतिहास में इतनी बड़ी जंग एक बार फिर क्यों लड़ी गई? हिटलर को ही क्यों सेकेंड वर्ल्ड वार का जिम्मेदार माना जाता है? क्यों हिटलर ने नाजीज़म ने वर्ल्ड वार जैसी जंग को जन्म दिया? और आखिर कैसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन को बुरी तरह फेल होते देखा गया? वर्ल्ड वार, जिसे हम ग्लोबल वार के नाम से भी जानते हैं, इस वार को काफ़ी बड़े लेवल पर लड़ा गया, जिसमें सभी बड़ी पावर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस वार में दुनिया 2 भागों में बटा हुआ पाया गया, एकदम वर्ल्ड वार 1 की तरह। बस वहाँ एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच जंग थी, और यहाँ एलाइज और सक्सेस पावर्स के बीच इस जंग का टोटल वार का भी नाम दिया गया था, जिसका रीजन वार में मेनली सिविलियंस का इन्वॉल्वमेंट था। यानी इस वार से पहले सिविलियंस को जंग का पार्ट नहीं बनाया जाता था, लेकिन यहाँ सिविलियंस को भी नहीं बख्शा गया, जिस कारण सभी देश कॉमनर्स को भी जंग का हिस्सा मानने लगे। आमिर जी ने लोगों के घरों, हॉस्पिटल, सेंटर्स और पब्लिक प्लेसेस पर भी बमबारी की, जिससे आर्मी की मदद करने वाले लोगों का भी खात्मा हो सके। इस वार में सभी देशों ने अपने हर रिसोर्स को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिससे देश इकोनॉमिक, इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज, एयरफोर्स और आर्मी खास तौर पर आते हैं। इस जंग की शुरुआत तारीख को लेकर भी एक डिबेट रही। कुछ लोगों का कहना है कि वार 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई, लेकिन इसकी शुरुआत 1937 के सीनो-जापानीज वार को ही मानते हैं। इसका अंत एटॉमिक बॉम्ब अटैक के साथ अगस्त 1945 को हुआ, जब जापान ने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार में करीब 60 से लेकर 80 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 50 मिलियन लोग सिविलियंस थे और 25 मिलियन सोल्जर दुनिया में। इसके बाद इससे पहले इतने बड़े नंबर्स में कभी इतने लोगों की जान नहीं गई थी, जिस वजह से इस वार को डेडलीस्ट कॉन्फ्रेंस एंड ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। वर्ल्ड वार में दुनिया 2 गुटों में बढ़ गई थी, जिसे अलायंस के नाम से जानते हैं। एलाइज पावर, जिसमें यूके, फ्रांस से यूएसएआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस आते थे। इतना कि वार के बारे में जानकर भी जर्मनी बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। इसका एक कारण यह था कि जर्मनी अपनी आर्म प्रोसेस पर भर भर के पैसा लगाता और उन्हें बड़ा और स्ट्रॉन्ग करता जाता। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार को लड़ने से भी
पहले अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंस था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 में इजराइल पावर ने सेंट्रल पावर्स को बुरी तरह हरा दिया, जिसमें जर्मनी के साथ सबसे बुरा बर्ताव किया गया। जीते हुए देशों ने हारने वाले देशों को कहीं का नहीं छोड़ा। यूके, फ्रांस और रसिया ने हारने वाले देशों के टुकड़े कर दिए और उन्हें आपस में बांट लिया। 1918 के एंड तक जर्मनी केवल एक हारा हुआ टुकड़ों में बटा देश था, जिसके पास एलाइज देशों की डिमांड्स मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वार ने जर्मनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया और उन्हें अलग अलग देशों का हिस्सा बना दिया गया। वार के बाद जर्मनी ने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए। जर्मनी के लोगों ने एक डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ रिच और पुअर में एक ह्यूज गैप आ गया था, लेकिन फ्रांस का कहना था कि जर्मनी कम से कम इस एरिया में अपनी आर्मी को कभी भी खड़ा नहीं करेगा, जिससे फ्रांस की सेफ्टी बनी रहे। इसके अलावा वार के दौरान वैसे तो हर देश का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फ्रांस ने सारा का सारा नुकसान जर्मनी के सिर थोप दिया। फ्रांस ने जर्मनी को वार गिल्ट बताया और वार में हुए लॉस को पे करने को कहा। जर्मनी पर उस टाइम में करीब 6.6 बिलियन पाउंड्स का पेमेंट थोपा गया था। इसके अलावा ट्रीटी में डिमिलिटराइजेशन ऑफ मिलिट्री की डिमांड भी शामिल थी। जर्मनी एक लिमिट से ज्यादा मिलिट्री नहीं रख सकता था। इस सारी डिमांड ने जर्मनी के लोगों में गुस्सा भर दिया। वह इस ट्रीटी के एकदम खिलाफ थे। इस ट्रीटी ने उनमें बदले की भावना जगा दी। ट्रीटी ऑफ वर्साई की डिमांड्स को मानने के अलावा वामा रिपब्लिक के पास कोई और चारा नहीं था। वामा रिपब्लिक जर्मनी की न्यू गवर्नमेंट थी जिसने इस ट्रीटी पर साइन किया था। इस कारण से लोगों में वामा रिपब्लिक के खिलाफ भी एक गुस्सा अपने देश के लोगों की हालत देख के वहां की गवर्नमेंट से दबाकर पैसा छपवा, जिसने जर्मनी की हालत और खराब कर दी और महंगाई खुद ब खुद बढ़ती चली गई। खैर, एक समय तो ऐसा आया कि जर्मनी में हर इंसान के पास भर भर के पैसा था। लोग कार लोड्स और पैसे से भर भर के केवल ब्रेड का पैकेट खरीदने जाया करते थे। बच्चे पैसे के बंडल से खेला करते थे। जर्मनी के पैसे की वैल्यू बुरी तरह से गिरती चली गई। जर्मनी की इतनी खराब हालत देखकर अमेरिका ने जर्मनी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। डॉस प्लान को लॉन्च किया, जिसने जर्मनी की हालत सुधारने में मदद की। 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में एक स्टेबिलिटी देखने को मिली, लेकिन यह स्टेबिलिटी भी कुछ वक्त की थी। 1929 में अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। इस इंसिडेंट ने दुनिया में मंदी का दौर ला दिया था। इवन अमेरिका की भी अगले 3 साल तक इनकम सीधे हाफ पर पहुंच गई थी। फैक्ट्रीज बंद होने लगी थी, एक्सपोर्ट्स गिरते चले गए, फार्मर्स की हालत खराब हो गई और मार्केट में पैसा खत्म हो गया। इसके बाद अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट देना भी बंद कर दिया, जिससे जर्मनी को एक साथ 2 झटके लगे। एक यूएसए की फाइनेंशियल एंड बंद होने से, दूसरा दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आने से जर्मनी की हालत और बिगड़ती चली गई। सबसे पहले 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर किया। फिर 1938 में राइनलैंड नाम की जगह को वापस अपने कब्जे में किया, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई की अकॉर्डिंग जर्मनी से छीन ली गई थी। साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा एक किया गया। इसके बाद हिटलर ने वेस्टर्न जर्मनी की ओर अपना रुख मोड़ा और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर कुछ सालों में हिटलर ने जर्मनी की किस्मत चमका दी थी। हिटलर ने अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए वार का डिसीजन लिया था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है। इस मामले के लिए भी जर्मनी एक अच्छा खासा प्लान बनाता है। जर्मनी अपने ही सैनिकों को पोलैंड की यूनिफॉर्म पहनाकर खुद के खिलाफ एक अनाउंसमेंट करवाता है, जिससे लोगों को लगे कि पोलैंड ने पहले जर्मनी पर हमला बोला है। जर्मनी तो केवल उसके किए हुए का जवाब दे रहा है। तो बस प्लान के सक्सेसफुल होते ही जर्मनी पोलैंड पर हमला बोलता है, जिसके बाद 2 दिन के अंदर ही इस वार में फ्रांस और यूके भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन
दोनों देशों ने पोलैंड के साथ एक अलायंस बनाई हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी देश इन तीनों में से किसी एक के ऊपर हमला बोलता है तो बाकी के दोनों देश उन देश की तरफ से लड़ेंगे। इसके बाद हर देश अपने यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश करने लगे। वार के एंड में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, मिलियंस ऑफ लोग होम सेल हो गए। यूरोपियन इकोनॉमी पूरी तरह से कोलप्पन, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो गया। इवन वार को जीतने वाले देश भी बुरी कंडीशन में थे। अमेरिका ने अपने लाखों सोल्जर्स खो दिए। सोवियत यूनियन भी पैसे की तंगी से जूझ रहा था। आगे चलकर इन दोनों देशों में एक कोल्ड वार का दौर भी देखने को मिला, जो सालों साल तक चला और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद शांत हुआ। इस वार के बाद कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म भी खत्म हो गया। जर्मनी और इटली में डिक्टेटरशिप भी खत्म हो गई। जर्मनी को दो भाग में बांट दिया गया, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए कंट्रोल करते थे और ईस्ट जर्मनी को यूएसआर। वर्ल्ड वार II के बाद अफ्रीका और एशिया में फ्रीडम और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलने लगे, या यूं कहिए कि काफ़ी तेज हो गए, जिसमें ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया, म्यांमार और इजिप्ट, अमेरिका की कॉलोनी फिलीपींस, फ्रांस की कॉलोनी इंडो शामिल थे। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी ही, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता गया। इनके अलावा यूएनए यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया गया, क्योंकि वैसे भी किसी काम का था ही नहीं। हालांकि यूएन से भी जो उम्मीदें थी वह उस पर खरा उतरा। यूएन ने दुनिया में पीस लाने की पूरी कोशिश की। वर्ल्ड वार II के टाइम इंडिया ब्रिटेन के अंडर आता था, जिससे वो ऑटोमेटिक एलाइज पावर का पार्ट बन गया था, जिसके कारण इंडिया से करीब 2.5 मिलियन सोल्जर्स एक्सेस पावर के खिलाफ लड़े थे, जिसमें से करीब 87,000 इंडियन ने अपनी जान गंवा दी और करीब 34,354 सोल्जर बुरी तरह से घायल हो गए थे। वर्ल्ड वार I के वक्त ब्रिटिश सरकार ने भारत के न सिर्फ सैनिकों को युद्ध में उतारा, बल्कि हमारे यहाँ से खाने पीने का सामान वगैरह भी अब लंदन एक्सपोर्ट होने लगा, ताकि वहाँ लड़ रहे सिपाहियों को खाने की कमी ना झेलनी पड़े। और तो और इन दोनों बंगाल के मजदूरों को अब वैजेन के तौर पर अनाज के बदले पैसे दिए जाने लगे और सारा अनाज बाहर भेजा जाने लगा। अब मजदूरों के हाथ में पैसे थे, लेकिन बाजार में अनाजों की कमी के चलते अनाजों की ऊंची कीमत आम जनता के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। ऐसे में छोटे छोटे खेतीहर और मजदूर वर्ग के लोग अपने घर कर ब्रिटिश सेना से नौकरी ढूंढने चल दिए। ऐसे में लाखों औरतें, बूढ़े और बच्चे सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए। 1943 में बंगाल में फेमाइन आ गया, जिसमें लगभग 30 लाख आम आबादी भूख और बीमारियों से मारी गई। हमारे यहाँ से पहले से ही जूट और कॉटन जैसी कच्चे माल ब्रिटिश भेजे जा रहे थे, जिससे कि इंडिया उनके लिए बस एक मार्केट बना हुआ था। अब ऐसे में अनाज और खाने के सामान का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट भारत को लंगड़ा कर रहा था। हालांकि युद्ध समाप्ति के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन अब जोरों पर था और युद्ध में हुए बर्बादी के अब ब्रिटिश सरकार भी इतने बड़े लेवल पर हो रहे आंदोलन को दबाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। तब जाके कहीं 1947 के अगस्त में भारत ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त हुआ। वर्ल्ड वार II का यह इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।